नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हम लोग अक्सर अलीगढ़ की बातें करते हैं और जब अलीगढ़ की बात आती है तो AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अपने आप ही हमारे दिमाग में पहुंच जाता है। अलीगढ़ के ही रहने वाले और उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए निशित शर्मा जी हमारे साथ हैं। अलीगढ़ क्या चीज़ है जहाँ हिंदुत्व की कब्र खुदती है? अलीगढ़ क्या चीज़ है जहां राष्ट्रपति को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है? हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी की एंट्री पे बैन लगा दी जाती है। उसी यूनिवर्सिटी में जिसके लिए केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकार सारे प्रबंधन और उसके राजकोष के लिए पैसे जो है आवंटन करती है, उसी राज्य और केंद्र की सरकारों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जब जाने की बात आती है तो वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आखिर क्या चीज़ है? और ये अलीगढ़ के साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ते हैं? हमारे देश में एक ऐसा यूनिवर्सिटी भी है जहाँ मुस्लिमों को ही पढ़ने की इजाज़त है। ये सारी बातें हम जानेंगे क्योंकि इनका नाम निशित शर्मा है। पेशे से ये डॉक्टर हैं, डेंटल डिवीज़न से, जी, डेंटिस्ट हैं ये। और उसी प्रांगण से इन्होंने सारी पढ़ाई की है। तो मैं समझने की कोशिश करूंगी कि निशित इस्लामिक को कितना अडेप्ट कर पाए हैं, इस्लामिज़्म क्या होता है वो कितना समझ पाए हैं, और उसको समझते हुए अगर हमें समझा पाए कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो इस्लामियत है वो किस ढर्रे पे है, तो ये हमारे लिए एक प्रकाश वाली बात होगी। क्योंकि अक्सर जब भी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो अब्दुल्ला, हामिद, हासिफ ऐसे नाम आते हैं। पहली बार मैं निशित शर्मा ये नाम भी सुन रही हूँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है। आप वहाँ कब से पढ़ना शुरू किए? कैसे पढ़ाई शुरू हुई वहाँ पे? कैसे वहाँ पे एंट्री मिली? एंट्री में क्या प्रोसेस है? ये सारी चीज़ें जानना चाहूँगी, लेकिन आप कैसे वहाँ घुसे? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो कि पार्लियामेंट एक्ट से बना था, जिसकी रचना पार्लियामेंट के द्वारा हुई है। अच्छा, हम तो उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी समझते हैं। वो एक भ्रम फैलाया जाता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और जिसमें ये अभी तक सारे पटलों पर हार चुके हैं जो खुद को माइनॉरिटी कहते हैं। कौन कौन से पटल? चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा हो विषय, सब जगह ये विफल ही हुए हैं। और जितने भी राष्ट्र के चिंतक हैं और जो ऐसा पक्ष है जो बिना भेदभाव के शिक्षा सभी को प्राप्त हो, हर धर्म, हर प्रजाति, हर संप्रदाय को प्रोवाइड हो, जो उनके पक्षधर हैं वो हर पटल पे चुनौती देते आए हैं। और वर्तमान में यह स्पष्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। अच्छा। जहाँ तक मैं अपनी बताऊँ, जो आपने पूछा, मैं अपने घर की तीसरी पीढ़ी हूँ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। मेरे घर खानदान से यहाँ टीचर भी रहे, प्रोफेसर्स भी रहे। वहाँ टीचर हिंदू होते हैं तो क्या पढ़ाते होंगे? देखिए, विभिन्न जो शंकाएं हैं और शुरुआत में जो अगर ऐसी बात आती है, अगर करी जाए तो रेशो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल उल्टा था जो आज हो चुका है। शुरुआत में कुछ और था और अब कुछ और हो चुका है। उसकी श्रृंखला कैसे है, क्या है, क्या प्रोसेस रहा, किस वजह से ये मॉडिफिकेशंस हुए, ये सब तो आप अपनी तीसरी पीढ़ी? मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ के निकल चुका हूँ। अच्छा जी। और वहाँ से कहाँ से वहाँ पे स्कूलिंग से ही हुआ? देखिए, मेरा जो दाखिला है, जो एडमिशन था, वो +2 में, 11th-12th में, मैंने 11th में एडमिशन लिया था। और उस पर भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो वहाँ के स्थानीय जो सब प्रकाशन है, सब कुछ है, जो लोग हैं अलीगढ़ के, वे अच्छी भली बात ही जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए भी मुझे हाई कोर्ट से केस जीतना पड़ा था। अच्छा। जब मेरा दाखिला हो रहा था तो कुछ यहाँ के जो नॉर्म्स और जो कंडीशंस जो चलती आई थी, यहाँ जो कुछ अनियमितताएं जो बहुत वर्षों से चल रही थी, उनको जारी रखते हुए मेरिट में हमेशा फेरबदल होता था। अच्छा। और कम मार्क्स वाले को एडमिशन मिल रहा है और ज़्यादा मार्क्स वाले को नहीं मिल रहा है। अच्छा। उसके पीछे क्या मापदंड हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, कुछ भी डिफाइंड नहीं थे। तो इन्हीं को चैलेंज करते हुए हम लोगों ने, मेरे पिताजी ने स्वयं लड़ाई लड़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केस हराकर, ये एक न्याय की लड़ाई थी। क्योंकि जब मेरी 2 पीढ़ियां पढ़ चुकी हैं तो तीसरी भी पढ़े, ये मेरे अभिलाषा थी, मेरे परिवार की, मेरे घर वालों की। तो इसी श्रृंखला में मेरा एडमिशन हुआ और चुनौतीपूर्ण तरीके से एडमिशन हुआ और मैं यहाँ पढ़ा।
11th-12th के बाद मैंने जो एंट्रेंस दिया, जो वहाँ का प्री मेडिकल टेस्ट होता है, उसे सफलतापूर्वक पार करते हुए मेरे को मेरिट के अनुसार डेंटल सर्जरी का कोर्स मिला, जिसे 5 वर्ष मैंने पूर्ण किया। और आज सक्रिय राजनीति के साथ साथ और उस वक्त छात्र राजनीति के बाद आज मैं अपना एक क्लिनिक ऑपरेट कर रहा हूँ अलीगढ़ में। भी आपने बोला कि पहले जो सिचुएशन थी कुछ और थी और अभी कुछ और है, वो क्या सिचुएशन थी जो अभी बिल्कुल रिवर्स हो गया? देखिए, एक विषय जो है कई लोगों के पटल पे रखा भी जा चुका है, कई लोगों के समक्ष रखा भी जा चुका है। जो यहाँ निर्णय होता है, जो सिलेक्शन कमिटीज बनाई जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं यहीं के लोग उसके सदस्य रहते हैं। किसी टीचर का अगर सिलेक्शन होना है तो कुलपति भी यहीं का, रजिस्ट्रार भी यहीं का, और जो कमेटी बनाते हैं उसमें अधिकतर जो टीचर होते हैं वो भी यहीं के होते हैं। यहीं के मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्थानीय जो यहीं पे कार्य, हिंदू मुस्लिम सारे मिक्स हाँ होते हैं, परंतु उसमें भी रेशो अलग अलग हो जाता है, कार्यरत रहते हैं। और कहीं ना कहीं वह एक तुष्टीकरण का जो एक एटमॉस्फेयर रहता है उसको निभाते हुए और कहीं ना कहीं अपील करते हुए धर्म विशेष के लोगों को चुनकर उन्हीं को नियुक्तियां दिलवा देते हैं। धर्म विशेष मतलब मुस्लिम? धर्म विशेष में मुस्लिम स्पष्ट कहना चाहूँगा कि उन्हीं को मुख्यतः यहाँ नियुक्तियाँ मिलती हैं, नौकरियाँ मिलती हैं, और आगे चल के भी वो फ्लरिश करते हैं। तो अब जाके वो रेशो इसी वजह से उलट चुका है। तो अभी रेशियो क्या है? अभी रेशो आप क्या रेशियो रहा होगा? पहले रेशो देख लिए 50-50 का रहता था। जैसे मेडिसिन फैकल्टी की बात की जाए या डेंटल कॉलेज है हमारा उसकी बात की जाए, और आज वही रेशो 90-10 का हो गया है। अच्छा जी, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि 90% जो है मुस्लिम समुदाय के? जी बिल्कुल। 10% टोटल कितने होंगे अगर संख्या में जानना चाहें? संख्या देखिए, अब स्पष्ट फैक्ट तो मेरे पास अभी नहीं है, परंतु मैं रेशो जो आपको है स्पष्ट बता रहा हूँ वो 90-10 का हो चुका है। अच्छा जी। तो बताइए, एक यूनिवर्सिटी जो कि भारत में चलता है, भारत के पैसे से चलता है, जहाँ पे भारत के संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार बोला गया है, शिक्षा में समानता का अधिकार बताया गया है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के नाम के बीच में मुस्लिम घुसा दिया जाता है और उस घुसेड़ने के साथ ही वहाँ का रेशियो भी बदल दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक कब्जे की एक यूनिवर्सिटी पे पूरा कब्जा जो है एक खास समुदाय का हो, ताकि अपने कल्चर और अपना जो इस्लामिक उसे थोपना है, हाँ नैरेटिव है, उसको थोपना और लोगों को वही ब्रीड तैयार करना, उसे फ्लरिश करके आगे मतलब जो वर्ल्ड वाइड लेकर के चलते हैं, जो एक मोटिव लेकर चलते हैं, उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक छोटा प्रयोग करके उसे बनाया जाता है कि पूरा कब्जा अपना रहे। तो ये एक बात बताइए कि जब ये मुस्लिम लगाते हैं तो क्या इस्लामिक पद्धतियाँ जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी में देखिए एक गौर करने वाली बात है कि अनिवार्य की जाती है? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि गौर करने वाली बात है, जब किसी भी छात्र का दाखिला चाहे वह 6वीं में हो, चाहे 9वीं में हो, चाहे 11वीं में हो, तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ के आए। उसके 20 से 25 नंबर अंक जो होते हैं वह प्रश्न आते हैं, उसने उन प्रश्नों को सही उत्तर दे करके तभी मेरिट में वो आ पाता है। मतलब अनिवार्यता है 25 नंबर, 25 अंक जो है उसे इस्लामिक स्टडीज़ में उसका धर्म की पढ़ाई होगी, उसका पठन करना पड़ेगा, उसे सब कुछ समझना पड़ेगा। अब यही जो विषय है जिसमें मैं आगे चल के अभी HRD जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखने जा रहा था, और आपके माध्यम से मैं जग जाहिर करना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जो जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या JNU में राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है, तो ये राइट टू फ्रीडम इसका हनन सबसे ज़्यादा इसी विश्वविद्यालय में हो रहा है। अगर कोई बच्चा कोई हिंदू है उसके लिए क्या अनिवार्यता है कि वह इस्लामिक स्टडीज़ पढ़े? तो आपने पढ़ी थी इस्लामिक? जी सबने पढ़ के पास हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो 200 स्टडीज मतलब धर्म हुआ ना? हाँ धर्म को बिल्कुल धर्म की पढ़ाई कराई जा रही है, वह पढ़ना अनिवार्य है। और इस्लामिक धर्म को आपको जानना और पढ़ना जरूरी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। जी उसके साथ साथ 11वीं और 12वीं में किसी एक साल में या तो आप 11वीं में पास करें या 12वीं में पास करें, उर्दू पास करना भी अनिवार्य है। तो ये बात आप गौर से सुनिए। देखिए निश्चित बता रहे हैं कि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, एक तो इस देश में धर्म के आधार पे कोई भी यूनिवर्सिटी का न गठन हुआ है अभी तक, और ना ही हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। शिक्षा में समानता का अधिकार जो है ये पूरी तरह से इसका व्याख्यान किया गया है हमारे संविधान में। और पार्लियामेंट की भी अगर बात करें तो पार्लियामेंट के राजस्व से कोई भी पैसा जो है संविधान के मुताबिक ये सुनिश्चित है कि वो धर्म
की पढ़ाई के लिए नहीं खर्च किया जाएगा। लेकिन अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप भले ही किसी धर्म के हो, लेकिन आपको इस्लाम धर्म की पढ़ाई, मतलब धीरे धीरे आपकी नसों में वो जो इस्लामिक थॉट है उसके सिरिंज लगाए जाते हैं बाय हुक और बाय क्रोक, कि आप उस ऑरा में आते जाते हैं कि आपको जाना है। अच्छा, हमने आपके बारे में बहुत सुना कि आपने बड़े वहाँ पे क्रांति की, जिन्ना की फ़ोटो को लेकर के जी, और भी कई क्रांति। क्या 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 हुआ था, मसला क्या था? देखिए, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। वर्ष 2014 यह ऐसा वर्ष था जहाँ उस वर्ष के बाद भारत के जन जन की विचारधारा जो उसके अंदर जो हृदय में बैठी हुई थी उसका परिवर्तन होने का काम हुआ शुरू। जितने हिंदू छात्र हैं वह इन सब बातों से जो हमारी और आपकी चर्चा चल रही है भली भांति परिचित थे कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से हर हॉस्टल में एक एक मस्जिद है परंतु मंदिर कहीं नहीं है। मंदिर की पूजा करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए कैंपस से कई मीटर बाहर जाके, कई किलोमीटर बाहर जाके बच्चे पूजन करते हैं, परंतु हर हॉस्टल में एक मस्जिद है। इसके अतिरिक्त भी मस्जिदें हैं। पूर्व में जो सरकार का नाम लिया आपने तो बस ऐसे बीच में टोक जी जी, हॉस्टलों का नाम क्या रखा है? देखिए, अब ये भी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गौरतलब है कि हॉस्टल के नाम अल्लामा इकबाल के ऊपर हैं, रौस मसूद के ऊपर है, मोहसिन उल मुल्क के ऊपर है। अल्लामा इकबाल को आप जानते हैं? जी, अल्लामा इकबाल अगर ब्रीफली मैं कहूँ तो वो व्यक्ति है जैसे पाकिस्तान के हृदय में ज़्यादा है, भारत के हृदय में नहीं है। और जो शेर व शायरी अल्लामा इकबाल की हैं वह भी स्पष्ट करती हैं कि वो विचारधारा क्या थी, जो डिविजिव विचारधारा थी उसके रचयिता कहे जाएँ या उसको जिंदा रखने वाले व्यक्ति अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल वहाँ पे जिंदा है? अल्लामा इकबाल आज भी जिंदा है और हर हॉस्टल में, हर कमरे में जिंदा है। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या? इसके अलावा देखिए, अब जो एक अपीजमेंट की बात करें तो वर्षों से, मतलब जो छात्र करना चाहते थे, चाहे एक बार का मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकलकर जो अलीगढ़ दिल्ली जो ट्रैक जा रहा है, रेलवे ट्रैक, उसे 5 घंटे बाधित किया गया था। एक बहुत बड़ा मॉब, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में साइंडाई हुई थी। कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी पे भी एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी उस इंसिडेंट में। और कई बार ऐसा हुआ कि जैसा आपने जिक्र किया, राष्ट्रपति जी को आने से रोका जा रहा है, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री तत्कालीन मुरली मनोहर जोशी जी को आने से रोका जा रहा है, हिंदुत्व की कब्र खोदने की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग का गठन हो रहा था। 12 फरवरी 2019 का एक प्रकरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मुस्लिम लीग का गठन किया जा रहा था। 2019 चुनाव में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हुए मुस्लिम लीग का गठन करे और जितनी सेकुलर पार्टीज़ हैं तथाकथित, इनके अनुसार और हमारे भी अनुसार, जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको वैनिश करके अपना एक मुस्लिम लीग बना के पूरे भारत में परचम लहराए। जो एक शेर वहाँ चलता है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा। अच्छा, तो ये विचारधारा अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा। ये सारे जहाँ की बात आपने बहुत अच्छी कही जी। मैं कई देशों में गई, वहाँ पे जितने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई हैं जी, वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं जी कि जी मैं तो एएमयू से हूँ जी। और जब बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत को कोसते हुए नजर आते हैं, भारत को गालियाँ देते हुए। बड़ा दुर्भाग्य है कि वही एलुमनाई एसोसिएशंस हैं जो आर्थिक रूप से सीए एनआरसी के विरोध में जो एजुटेशन शुरू होते हैं, जो बाद में दंगे का रूप ले लेते हैं, वह लोग इन्हें फंड करते हैं। ये वही एलुमनाई एसोसिएशन है जो तीस्ता सीतलवाड़ जैसी भ्रष्टाचारी और देश विरोधी एक महिला को एएमयू स्टूडेंट यूनियन की आजीवन सदस्यता दिलाने का और सम्मानित करने का काम करते हैं। अरुंधति रॉय जैसी एक महिला को आजीवन सदस्यता और सम्मान दिलाने का काम करते हैं। इनका पालन पोषण इन्हीं एलुमनाई एसोसिएशन से हो रहा है। अच्छा, जिन्ना का एक प्रकरण बहुत वहाँ पे हंगामा हुआ था और जिन्ना की फोटो को लेकर के मीडिया में बहुत चर्चा भी चली थी। क्या था वो, कौन, क्यों ये मुद्दा उठा? देखिए, विभिन्न ऐसे वहाँ स्थल हैं जिस प्रकार से स्टूडेंट यूनियन का एक हॉल बना हुआ है और मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जो एक समय में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और आज भी उसका जो कैंपस है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अगर देखा जाए तो, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, मुझे गर्व है, मैंने वहाँ से अपनी डिग्री हासिल की है, परंतु जो ये तुष्टीकरण, जो रेडिकलाइजेशन वहाँ चल रहा है, इसका
आप जैसे लोगों के माध्यम से दुनिया के सामने आना, ये भी एक सफलता है कि किस प्रकार से लोग देख पा रहे हैं। सिस्टम पे सवाल नहीं खड़ा, मैं उसके जो एनवायरनमेंट और जो थॉट प्रोसेस है उस पे सवाल खड़े कर रही हूँ, और वही जानने और समझने की आपसे कोशिश कर रही हूँ कि जिन्ना प्रकरण आखिर था क्या। देखिए, जिन्ना सब जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के नरसंहार के पीछे जो व्यक्ति रहा वह जिन्ना, भारत के विभाजन के पीछे जो रहा वह व्यक्ति जिन्ना। उसकी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन हॉल में, कई हॉस्टल्स में और उस लाइब्रेरी में लगी हुई थी, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। जो हमारी जो विचारधारा राष्ट्रवादी जो छात्र हैं, उनका इस चीज़ को लेकर मनमुटावता विरोध था कि वह तस्वीर वहाँ क्यों है। अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों के पास ये विषय पहुँचा, वहाँ के जो सांसद हैं हमारे अलीगढ़ के लोकसभा, उन्होंने पत्राचार करके यह विषय रखा भी। हम लोग सब गए उनके पास, हमने चर्चा की। ये बात सिर्फ तस्वीर की नहीं है, ये उस विचारधारा की है कि कितनी जिद के साथ उस तस्वीर को ना हटाने के लिए छात्र सड़कों पर आ गए, सर्किल पे बैठ गए और पुलिस से भिड़ंत करी और पुलिस से लड़ बैठे। मतलब तस्वीर हटाने को लेकर जो उनकी भिड़ंत थी, तस्वीर ना हटे वे इसके लिए लड़ बैठे। मतलब जिन्ना उनके दिलों में जिंदा है। वो कहते हैं ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है, ये कोई हमारी आस्था नहीं है। परंतु जो अब आप देख चुके हैं उस प्रकरण के बाद कई वर्ष निकल गए हैं, ये इतिहास आस्था में ही तो तब्दील हो चुका है। अभी आस्था ही तो बन गई है इनकी। अल्लामा इकबाल के नाम पे हॉस्टल है, जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाना चाहते हैं। देखिए, तस्वीर का विषय नहीं, विचारधारा का विषय है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे उनके विचार इस तस्वीर से कितने मिले हुए हैं। दिल में तस्वीर लगी हुई है, आज भी जिंदा है। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जमीन में अगर कहें, उसकी मिट्टी में अगर कहें, तो अल्लामा इकबाल, सर सैयद और जिन्ना आज भी बिल्कुल जिन्ना है। सर सैयद को इतनी तारीफ करते हैं। मैं जहाँ तक जानती हूँ, सर सैयद तो वही हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी के जनक जिनको कह सकते हैं, या फिर मतलब वो इतने भी तो हिंदुस्तान के मैं नहीं समझती कि जितना उनको मैं पढ़ी हूँ कि हिंदुस्तान के वो वेल विशर थे, ऐसा मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन फिर भी जितने मुस्लिमों से मैं पूछती हूँ, सर सैयद ने ये किया, सर सैयद इतने बड़े पर्सनालिटी, कितने बड़े देशभक्त थे। वहाँ रह के आपको क्या समझ में आया सर सैयद के बारे में? देखिए, सर सैयद अहमद खां जो संस्थापक भी रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी की जाए और वंचित और शोषित जो वर्ग है उस तक शिक्षा पहुँचे। सिर्फ सर सैयद का ही महिमा मंडन क्यों? राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने अपनी अपार भूमि जो दान कर दी, राजा मिथिला जो अपनी भूमि दान करने आए, उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? सिर्फ सर सैयद का ही नाम क्यों लिया जाता है? और जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं इतिहास में एक कंट्रोवर्शियल जो इमेज है, जो जग जाहिर है, जो सार्वजनिक है, कि कई ऐसे विषय हैं जहां सर सैयद अहमद खां को अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो बात सिर्फ सर सैयद क्यों की जाए, राजा महेंद्र प्रताप की क्यों ना की जाए? जब प्रधानमंत्री जी आकर राजा महेंद्र प्रताप जी का जो इतिहास बताया उन्होंने, उस क्षेत्र में, अलीगढ़ जिस क्षेत्र में आता है ब्रज भूमि में, कितने ऐसे जिले हैं जहाँ इन्होंने शिक्षा के लिए और ऐसे बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए अपनी भूमि दान करी। राजा मिथिला आए, उन्होंने ज़मीन दी। तो सिर्फ सर सैयद का ही महिमा मंडन क्यों? सिर्फ उन्हीं को चित्रों पर, पोस्टरों पर क्यों बनाया गया? राजा महेंद्र प्रताप क्यों नहीं? अभी क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है जी, वो मुस्लिम लीग का जी, एक जो थ्योरी कही जाती है गजवाए हिंद का, भारतीय केंद्र बन सकता है? देखिए, ये तो स्पष्ट हो चुका है। वीडियोस आपने भी देखे होंगे, सबने देखे होंगे। हिंदुत्व की कब्र खोद गिरने की बात की जाती है, हिंदुत्व मुर्दाबाद की बात की जाती है, और कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो स्पष्ट कर रहे हैं कि वहाँ अब जो छात्र है वह रेडिकलाइज पूरी तरीके से हो चुका है। जितने भी देश विरोधी तबके हैं सबको बुलाकर वहाँ महिमा मंडित किया जाता है, और जितने भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनका साथ देकर वहाँ पे भी एजिटेशन प्रोटेस्ट किया जाता है। और किस तरीके से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इन लोगों ने एक दंगा और धरने का एक प्रयोग करने का स्थल बना दिया है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इनका पालन पोषण किया वर्षों से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं समाजवादी पार्टी के जैसे दलों की बात कर रहा हूँ मैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे दलों की बात कर रहा हूँ, मैं उन CPIM और इन दलों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ आके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को तबाह कर चुके हैं। यहाँ रेडिकलाइजेशन इतना हो गया है कि आतंकी भी निकल चुके हैं और हत्याएं भी हुई हैं कैंपस के अंदर,
और हर देश विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की थोड़ी बहुत चिंगारी आपको देखने को मिल जाती है। देखिए जिस तरीके से बता रहा था 12 फरवरी 2019 को ओवैसी को मुख्य अतिथि बनाकर वहाँ एक पॉलिटिकल टूल बनाकर वहाँ बुलाया जा रहा था, और ओवैसी को लेकर जो वहाँ के मुस्लिम यूथ है उसके अंदर काफ़ी कुछ उत्साह है, और ओवैसी को लेकर जो ओवैसी के जो राष्ट्र विरोधी जो बयान होते हैं, जो हिंदू विरोधी बयान होते हैं, उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है, उन्हें फॉरवर्ड और फ्लरिश किया जाता है। तो ओवैसी तो वहाँ दिलों में बस चुके हैं, जिस तरीके से जिन्ना बसे हुए हैं ऐसे ही ओवैसी वहाँ दिलों में बस चुके हैं। नए युग के जिन्ना मैं ओवैसी को कहना चाहूँगा। आप अपनी तरफ से कुछ यादें या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो लगे कि अब बहुत हो गया है, और चाहे वो कोई भी सरकारें हों, उनको एक संज्ञान लेते हुए संजीदगी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हैंडल करने की ज़रूरत है? देखिए यादें तो काफ़ी हैं, पर जो अब आगे फ्यूचर के लिए अगर हमें इसे एक वाकई में एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना है, शैक्षणिक संस्थान ही रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं जो टीचर्स की नियुक्तियां हैं वह सीधे केंद्र सरकार से हों, और इसका जो माइनॉरिटी कोटा है जो अभी विचाराधीन है, जो चल रहा है विषय पूरा, उस विषय को पूरा समाप्त कर, और जिस तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा ये इंस्टीट्यूट बना था उसी स्वरूप में इसे वापस लाया जाए। और जो इंटर्नशिप का जो विषय है, जैसे प्रथम क्लास से, पहली कक्षा से ही बच्चे को इंटर्नशिप दे दी जाती है, और वही बच्चा फिर पीएचडी और फिर यहीं एम्प्लॉय बन जाता है। उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्वर्ग है, उसे कहीं नहीं जाना है, और वो कहीं भी होगा लौट फिर के यहीं आएगा, यहीं एम्प्लॉय रहेगा, यहीं घर बनवाएगा, फिर उसके भी संतानें होंगी, वो भी यहीं रहेंगी। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है, और उसके पीछे हमें इंटर्नशिप भी ख़त्म करनी पड़ेगी, हमें यहाँ का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसे भी मैनेज करना पड़ेगा। जितना भी विचाराधीन है जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग हो, और जल्दी जल्दी करके इसका पूरा समापन किया जाए। और तीसरा, जो टीचरों की नियुक्तियाँ हैं वह सीधे केंद्र से हों, वरना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लगभग सबके सामने है क्या गतिविधियां चल रही हैं, और मेरे लिए भी दुर्भाग्य का विषय है क्योंकि मैं वहाँ स्टूडेंट रहा हूँ। एक राष्ट्रवाद तो मानते हैं कि राष्ट्र विरोधी हो चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आतंकवाद का गढ़ बन सकता है, और आने वाले दिनों में भारत को अगर मौका मिलेगा तो गजवाए हिंद के आड़ में चाहे इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए वो एक बड़ा टूल बिल्कुल होगा। क्योंकि उदाहरण के तौर पे शर्जिल इमाम, जो आपने नाम सुना होगा, वह व्यक्ति एक छात्र जो शोध का छात्र था जेएनयू का, वह एएमयू में आकर के ये बयान दे के गया था। वह इनकी जो स्ट्रेटजी इतनी फैल चुकी है, स्ट्रेटजी इतनी भारत विरोधी हो चुकी है कि चिकन नेक का विषय वो लेके आया, किस तरीके से हम यहाँ ब्लॉक कर देंगे तो सेना को नुकसान हो जाएगा, वहाँ ब्लॉक कर देंगे तो इतनी नरसंहार हो जाएगा। तो स्ट्रेटजी तो पूरी इनकी डिविजिव है और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। इसे ख़त्म करने के लिए यही 3-4 बिंदु हैं जिन पे काम करना पड़ेगा, और इस विषय में काम भी हो रहा है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले ये रेलवे ट्रैक तक जाके आगजनी किया करते, तोड़फोड़ किया करते थे, अब सर्किल पे ही इन्हें रोक दिया जाता है और इनका सही इलाज भी किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब वही सरकार है और केंद्र में भी वही सरकार है जो इन चीज़ों का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समझने में, अगर आप लोग जरा सा भी देख रहे होंगे या समझने की कोशिश कर रहे होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक रहस्य का विषय बना रहता है कि हम यही सोचते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जो है एक सर सैयद नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, और वो सर सैयद की अमानत है जहाँ मुस्लिमों का राज है। दरअसल वहाँ पे सर सैयद का एक कंट्रीब्यूशन जरूर था, लेकिन उसके साथ साथ मिथिला नरेश और राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनकी अहम भूमिका थी। ये यूनिवर्सिटी किसी मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बनाया गया था, एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे बनाया गया था, शिक्षा का केंद्र इसको बनाया गया था, जहाँ पे हर कोई आके अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जिसमें कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो सर सैयद का एक पार्ट है, बाकी 2 पार्ट जो है वो वही हिंदू और हिंदुत्व का है। तो हिंदुत्व की कब्र वहाँ खुदेगी कि नहीं खुदेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन वो जमीन हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके लिए गड्ढे खोदने का कार्य ना करे, इसको लेकर के सरकार को भी संजीदा होने की ज़रूरत है। हो भी रही है, लेकिन गति तीव्र हो और एक्शन इमीडिएट हो तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी इफेक्टिव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।